अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज का दिन बड़ा तारीखी दिन है। ये वो दिन है जब 1993 में ग़ुलाम इसाक़ खान ने मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत को मुअत्तल कर दिया था। और जो ग़ुलाम इसाक़ खान ने उस वक्त इल्ज़ामात लगाए थे मियाँ नवाज़ शरीफ पे, लगता है वो आज के दिन जो मीडिया टॉक शोज़ में इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं, ये वो दिन है। अब उसके साथ साथ आपको एक बात बताऊँ कि हमें नई इत्तलात मिली हैं, नई डिटेल्स मिली हैं कि हसन नवाज़ ने फिर एक बारी झूठ बोला है अपनी आमदनी के बारे में, और आज उसके दोबारा से प्रूफ्स देंगे आपको। खरा सच में आपको हम हमेशा सबूत देते हैं। हसन नवाज़ ने इस बारी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानवी हुकूमत को भी चूना लगा दिया। एंड आई होप द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस शो इज़ गिवन टू द ब्रिटिश हाई कमीशन एंड इज़ पास्ड ऑनवर्ड्स, ताकि द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड नो हाउ दे आर रनिंग देयर बिजनेस इन अ डिस्क्रीट मैनर ओवर देयर। नवाज़ भारत मोहब्बत के बारे में तो सबको पता ही है, और आपको बताऊं कि छोटू गैंग में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। बड़े सीनियर MNAs और MPs जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो उसकी पुष्पनाई करते हुए पाए गए हैं। और जब उनमें से 2 को गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो दौड़ें लग गई पंजाब में, और सबकी दौड़ें लग गई और कहा किस तरह इनको छुड़वाएं यहाँ पे। फिर बदनाम ज़माना और करप्ट तरीन पुलिस अफसरान का जब भी नाम लिया जाए तो शाहिद हयात को कैसे इंसान भूल जाए या उसको पीछे छोड़े। शाहिद हयात की छुट्टी के पीछे, तकर्री के पीछे क्या वाक़यात हैं बेसिकली, और क्यों उनको ऐसा लेना पड़ा, वो भी आपको मैं बताऊंगा। उनके अगर टाइम हुआ तो उनके कुछ करियर के मतलब बताऊंगा। लेकिन एक शख्स जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, जो मियाँ नवाज़ शरीफ की हर करप्शन में पेश है, बल्कि अब शवाहिद ये मिल रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ को भी उसने डबल क्रॉस किया है काफ़ी ज़्यादा, वो है फवाद हसन फवाद, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। फवाद हसन फवाद की क्या खूबियां हैं और वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से पैसे बना रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन आज से ठीक 23 बरस पहले 1993 में आप याद करें कि नवाज़ शरीफ ने 16 अप्रैल को कौम से खिताब किया और कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ना किसी से डिक्टेशन लूँगा, ना असम्बलियाँ तहलील करूँगा और ना घर वापस जाऊँगा। लेकिन इस खिताब के 2 दिन के बाद यानी 18 अप्रैल को 1993 को ग़ुलाम इसाक़ खान ने आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। दोनों के इख्तलाफात जो थे वो खुलकर सामने तो पहले ही आ गए थे, और मियाँ नवाज़ शरीफ के मतलब जो वो समझते थे ग़ुलाम इसाक़ खान, वो एक्चुअली उनको सिक्योरिटी रिस्क समझते थे, और यही उनका एक डिसएग्रीमेंट था। अब क्या हुआ है कि आजकल जो पहले कल तक जनरल मुशर्रफ के बड़े राइट और लेफ़्ट करते थे, आजकल मियाँ नवाज़ शरीफ के वो दस्तरास बने हुए हैं, उनमें से काफ़ी लोग, और वही उनके करीब तर नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस दिन 18 अप्रैल को 1993 को ग़ुलाम इसाक़ खान ने कौम से खिताब करते हुए क्या कहा, वॉच दिस। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है, अरसे दराज से वतन अजीज़ में तशवीश, बेचैनी और बेयकीनी की इंतहाई करबनाक सूरत हाल पाई जा रही है। मैंने मुल्क के वसीम तर मफाद में और इस उम्मीद पर कि बिलाखिर दानिश और इत्तेदाल की कुव्वतें गालिब आ जाएंगी, एहतियात की राह अपनाए रखी। मगर इसका क्या इलाज कि इक़्तिदार के हवस में मुल्क के बेहतरीन मफादात को दाव पर लगाने वाले मोहलत और वार्निंग मिलने के बावजूद तबाहकुन रविश से हटने पर तैयार न हुआ। उनकी हटदर्मी, जिद और आकिबतना अंदेशी का कुछ अंदाज़ा आपको साबिक वज़ीर आज़म की कल की तकरीर से हो गया होगा। अगर मैंने अब भी कौम को इत्मीनान में न लिया तो मैं अपने हल्फ से इन्हिराफ और अवाम से बेवफाई का मुजरिम हूँगा। मैं किसी भी मसलहत के तहत इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता। मुल्क की पैदावारी वसाइल पर चंद मनपसंदों की इजारादारी कायम की जा रही थी। अमीर को अमीर तर बनाने के ख्वाब में बड़ी बेरहमी के साथ ये बात बुलाई जा रही थी कि गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। तरक्की के ज़मन में मोटरवे को हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा करार दिया जा रहा था, मगर ये नामनहाद अजीम मंसूबा जितना बड़ा है उसे कहीं ज़्यादा मुतनाज़े, बदनाम और बदनवानी के इल्ज़ामात से दागदार है। निजकारी की पॉलिसी को एक इनकलाब अफरीन तस्वुर के तौर पर पेश किया गया। मुल्क में इस्लाम के असूलों के मुताबिक एक ऐसे फलाही मुआशरे के क़याम की बजाय जो खुद ब खुद गरीबों और मोहताजों की किफ़ालत का एहतमाम कर सके, कौम के हाथों में खैरात के चेक दिए जा रहे हैं।
और वो भी टेलीविजन की तेज रोशनियों और कैमरे के आंखों के सामने। बादशाहों और शहजादों का सा अंदाज हुक्मरानी अपनाया गया, जो जाती पसंद और नापसंद, नवाजिशे जाओ बेजा और कानून और इंसाफ के तकाजों की बजाय शाहाना मिजाज के पल पल बदलते रंगों से इबारत था। मुल्क में यह के बाद दीगरे मालियाती स्कैंडल सामने आते रहे, कोऑपरेटिव स्कैंडल और ताज कंपनी स्कैंडल सैकड़ों खानदानों की तबाही का पेशकदमा है। जब उनकी फरियादें अखबारों में शाये होकर हुक्मरानों के ज़मीर को कचोके देने लगी, तो जुर्रत इजहार के जुर्म में बेबाक जुबानों पर ताले डालने की कोशिश की गई। बगावत के मुकदमे कायम हुए और आज़ादी राय के हक को रोंद डाला गया। सिविल सर्विसेज किसी भी मुल्क की इंतजामिया का दास्तुबाजू होते हैं। वो किसी के जाती मुलाजिम नहीं होते, अवाम के खादिम होते हैं और उन्हें कवायद व जवाबित के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करने होते हैं। मगर शाहाना मिजाज रखने वालों ने सिविल सर्विसेज को अपना बाजगुजार समझकर उन्हें जाती गुलामों की तरह इस्तेमाल किया। आमिराना जहनीत की इंतहा ये थी कि वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के वज़ीरों पर भी मुल्क के सदर से मिलने तक पर पाबंदी आयद कर रखी थी। ये पाबंदी सरासर आइन के खिलाफ थी। जी, आपने सुना गुलाम इसाक खान की वो तकरीर का इक़्तिबास जो उन्होंने 18 अप्रैल 1993 को दिया था, और लगता ही है कि उस पर नाम बदल लें, कोऑपरेटिव्स की जगह और चीज़ें कर लें, ताज कंपनी की जगह आज की कंपनियां कर लें, और आपको पता चाहे वो PIA हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स हो सो कॉल्ड, चाहे वो जंगला बस हो, और हर चीज़ में आपको लगेगा कि वही चीज़ बड़ी से बड़ी हो रही है। शहजादों वाला आसाइश और वो सारा आप मेफेयर और पार्क लेन के जब अपार्टमेंट देखें या एक गरीबाना घर देखें 29,000 कनाल के ऊपर, सिर्फ 29,000 कनाल के ऊपर जो रायगढ़ में मौजूद है, तो आपको पता चल जाएगा कि बादशाह किस तरह रहते हैं और ये किस तरह रहते हैं। बल्कि लाहौर किला जो है वो नवाज शरीफ के घर से छोटा है। तो बादशाहों वाला लाइफस्टाइल नहीं, शहनशाहों वाला लाइफस्टाइल आप इसको कह सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ब्रेक पे आने के बाद उस पर तफसील से बात करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ नवाज शरीफ के प्रॉपर्टी गोशवारे जो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर जमा कराए थे। इस गोशवारे के मुताबिक हसन नवाज ने मियाँ नवाज शरीफ को $19,14,054 भेजे, जबकि हसन नवाज ने बरतानिया के अंदर 8,75,902 पाउंड जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर किए। और अब अगर इनमें से ये उन्होंने पाउंड भेजे थे, और अगर इनमें से 6,81,111 पाउंड निकाल दिए जाएं तो मुनाफा 1,94,791 पाउंड बचता है। सवाल यह है कि इन पैसों में से हसन नवाज ने किस तरह से $19,14,54,000 जो हैं अपने वालिद नवाज शरीफ को रेमिट किए। और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि 5,51,147 पाउंड जो डिविडेंड की हैसियत से बांटे गए, और इनमें 1,94,791 पाउंड जो खालिस मुनाफा डिक्लेयर किया गया, उसको जमा कर लें तो भी इतनी रकम नहीं बनती जो बकौल मियाँ साहब के उनके बेटे ने उनको भेजी है। मियाँ साहब के साहबजादे यूरोप में या UK में ख़ास तौर पे किस तरह से फ्रॉड करते हैं, आज उनके बहुत से सबूत खरा सच के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कंपनीज़ के नाम पे प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लोन्स लेते हैं और फिर उस कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करते हैं और लोन हड़प कर लेते हैं और फिर अगली कंपनी ऑन फ्लोट कर देते हैं और फिर उसके नाम पे लेते हैं। आज आपको इसका एविडेंस देंगे, लेकिन एविडेंस देंगे कि छोटू गैंग के पीछे कौन कौन है। एविडेंस देंगे कि शायद हयात एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की वजह से किस किस की दौड़ें लगी हुई हैं, और एक एविडेंस देंगे आपको कि इनका जो करियर है शायद हयात का, वो किस तरह से किसकी मरहून मिन्नत सर पे चढ़ा, और आपको ये बताएंगे कि अब दौड़ें पैनामा लीक्स के बाद किस किस की लगने वाली हैं। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। असद खरल इज विद मी, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैंने हसन नवाज की एक स्टेटमेंट दिखाई थी, अकाउंट स्टेटमेंट जो उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर की थी। एक उससे अगले साल वाली दिखाता हूँ आपको। उससे अगले साल वाली अगर आपको मैं दिखाऊँ, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो उसमें भी उन्होंने 197,498 और 348 पाउंड जो हैं वो वहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया।
जब साल में आप प्रॉफिट ले रहे हैं यानी तकरीबन 2 लाख पाउंड, तो आप वहाँ से कुछ अरब डॉलर की बिल्डिंगें और अमाउंट्स कैसे बना लेते हैं, लोन्स कैसे लेते हैं, उन लोन्स को राइट ऑफ कैसे कराते हैं, तफसीलात असद खरल। सर अब ये तफसीलात मुबशर साहब फ्रांसिक एक्सपर्ट भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेक बिनी से ये काम कर रहे हैं और जो अभी आपने तकरीर दिखाई है 1993 के हवाले से, बिल्कुल आज भी वही काम 23 साल से ये भी वही काम कर रहे हैं। आप और हम भी शोर अच्छा, आप एक काम करें, लेकिन मैं आपको action नहीं हो आपको रहा। मैं बताता हूँ, जो आपको कोई एंकर नहीं कहेगा, जी जी कोई एंकर नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ। आप समझे मैं बैठा ही नहीं हूँ, नाजरीन आपके सामने है, चंद मिनट आप लें आराम से, ज़रा कोई 2 पेपर लेके आराम से नाजरीन को समझाएं उस जुबान में जो हमें समझ आती है, सही है। अब ये यानी देख लें। इकोनॉमी की जुबान में नहीं। अब ये यूके अथॉरिटीज ये कैमरा आपका उनके है। पेपर हैं। अब वो ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट इसका जो कंपनी नंबर है ना, ये यूके अथॉरिटीज चूंकि उनके लोग भी इधर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि किस तरह काम डाले जा रहे हैं। ये इसका नंबर है जी 41999377 फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अब इसके ऊपर जो डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज है वो है 21 मई 2004 में ये जो इनका एक कर होता रहे हैं। क्या है, एक मिनट असद साहब, 2004 सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, जनरली मैं अपने नाजरीन को समझा दूँ। असल में वो भी मेरी तरह के ही हैं नाजरीन। होता यह है कि कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी के नाम पे कोई कारोबार शुरू किया जाता है और उस कारोबार को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, और वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्विट्ज़रलैंड में एक ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है जो मैनेज करती है पनामा के अंदर या केमन आइलैंड या आइल ऑफ मैन के अंदर बनी हुई एक कंपनी को, उसको मैनेजमेंट वो कंपनी होती है। वो जब प्रॉपर्टियाँ आगे उसको मैनेज करती है, फिर उन प्रॉपर्टीज़ की मालियत जो भी होती है उसके ऊपर उधार लिया जाता है, उसके ऊपर कर्जा लिया जाता है, और फिर ये थोड़े थोड़े अमाउंट्स दिखा के 2 साल में उस कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दिया जाता है कि ये हमें नुकसान हो गया, हम लुट गए, हम उजड़ गए, और उसको बेच दिया जाता है। क्योंकि वो ऑफशोर कंपनियों के नाम पे लोन्स गए होते हैं और अकाउंट्स यानी गारंटीज़ आपके नाम पे होती हैं, उसको ये लायबिलिटीज़ के अंदर एडजस्ट कराते हैं, बड़े आराम से निकल जाते हैं, और फिर अगली एक कंपनी बनाई जाती है और फिर उस कंपनी के नाम पे असासे लिए जाते हैं और फिर उन असासों के ऊपर उधार लिया जाता है, और सिर्फ उधार खाने के माहिर है शरीफ बरदरान। आपको मैं बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान के 19 बैंकों से 7.5 बिलियन तो डज हड़प कर गए थे बगैर यानी डकार लिए। जी अच्छा, अब बशीर साहब एक तो ये बात भी बताइए ना, ये उससे एक और दूसरा फ्रॉड भी है, बताएं। अच्छा, अब ये इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी, इन्होंने बताया कि हमारी जो प्रॉपर्टी है 12A इवन फील्ड हाउस, हर प्रॉपर्टी में ज्यादातर शुरू में 6 तक, ये ज्यादातर ये जो 12A जो 4 फ्लैट्स, ये मैंने देखा हुआ है। हाँ जी, आप हालांकि 4 लग्जरी फ्लैट्स की बात है, ये 5वां फ्लैट की मैं बात कर रहा हूं। मुझे पता वो 16A 17 और 17A थे, ये 12A की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5वां फ्लैट जो है ये भी इंकशाफ है। यहाँ पे वो दे रहे हैं NGL, इसका नंबर है 3335917। यहाँ पे जो ये 21 मई 2004 को इस प्रॉपर्टी यानी इसके अंदर ये प्रॉपर्टी इन्होंने जो खरीदी उसके ऊपर लोन लिया इन्होंने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, अब ये स्कॉटलैंड बैंक से। अब ये इस तरह की ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कंपनी है ना, ये हसन नवाज साहब जिसके डायरेक्टर हैं, ये एक इसी तरह फिर एक और प्रॉपर्टी सेम इस यही डेट 21 मई 2004, इस यही कंपनी नंबर, यही इसका नाम, ये इन्होंने फ्लैट नंबर 82 बरवड जो है प्लेस, लेकिन एक बात, यहाँ पे फिर ये लोन ले लिया, हो गया बर्डवुड आप दिखा चुके हैं। अब एक मिनट साहब, प्रॉब्लम है नाजरीन, आपको मैं दिखाता हूँ मरियम नवाज शरीफ के हस्बैंड का डिक्लेरेशन जो उन्होंने नेशनल के अंदर एसेट्स और अपनी सारी जो वैल्यूबल्स हैं और वो सब कुछ उन्होंने डिक्लेयर किया, और कानून के तहत इनको अपनी बीवी के एसेट्स भी डिक्लेयर करने हैं और अहलिया और बच्चों के जो भी हों, ये हर एक को करने हैं, सिर्फ इनको नहीं करने। इन्होंने क्या किया, हर जगह 2-2 मिलियन लिख दिया, या कोई मसलन प्लॉट कितना है जी 250 गज़ का है, आपके पास जो कैश है बैंक में कितना है जी 20 लाख है, आपके पास ज्वेलरी कितने की है 20 लाख की है, आपके करंट अकाउंट जो है बी बैंक में उसमें कितना है जी उसमें 20 लाख है, आपके जो घर का फर्नीचर और घर और आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह उनकी क्या कीमत है 20 लाख है, हर चीज़ वही, और बेगम के पास क्या कुछ नहीं है। अब ये 2013 में यानी ये इन्होंने एफिडेविट जमा कराया कि बेगम के नाम पे कुछ नहीं है, और हुसैन नवाज़ का क्लिप क्या मुझे दोबारा दिखाने की ज़रूरत है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी हमशीरा जो हैं वो सारी कंपनियों की हेड हैं, और ये जितनी इन्वेस्टमेंट है, ये जितने अपार्टमेंट्स हैं, जो भी मालियत है, वो
उनके उन कंपनीज के अंडर आते हैं जिसको हेड कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ, जो मेरी हमशीरा हैं। ये उनके वर्ड्स थे। इसका मतलब ये है कि ये तो डिस्क्वालीफाई हो गए। देखिए मुबशर साहब, इसमें तो किसी तहकीकात की जरूरत नहीं। अच्छा, कैसी बात है, इन फैमिली के 3 लोगों के सिर्फ बयान ले लें। हसन नवाज साहब का बीबीसी पे अभी जो 99 में इंटरव्यू आया, वो कह रहे हैं कि क्वार्टरली हमें 93 से लेकर 2006 में दिखा चुके हैं पिछले प्रोग्राम में। अच्छा, अब क्वार्टरली वो कहते हैं मुझे किराया आता था। अच्छा, वो किराया जुराबों में आता था। अच्छा, क्योंकि उसका बैंक रिकॉर्ड कोई तो नहीं है। यही मसला है ना, उस इंटरव्यू को हुसैन नवाज साहब को और मरियम नवाज साहबा का 3 इंटरव्यू को सिर्फ कहते हैं मिला के पढ़ा जाए, सिर्फ वकील कहते हैं ना आर्गूमेंट करते हुए, इन 3 सेक्शंस को मिला के पढ़ा जाए तो मेरा ख्याल है उसके बाद किसी तहकीकात की जरूरत नहीं रहती। अभी आपने जो बात की है, मैं ये समझता हूं कि ये इतने बड़े पलंदे हैं कि यूके अथॉरिटीज पाकिस्तान में असल में जिस तरीके से ये फ्रॉड हो रहे थे, उनके लिए ये मैं समझता हूं कि टेस्ट केस बनेगा कि पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा वहां पे जाके टैक्स पेयर और उन अथॉरिटीज को जिनको ये उनके वहमो गुमान में नहीं होगा ये किस तरीके से उनको चीट कर रहे थे। अभी आपने बात की कि 42.5 मिलियन पाउंड की तो सिर्फ एक इनकी अभी रिसेंट इन्वेस्टमेंट, आपको पता है वो भी जिस तरह अंगूठा रख के जिससे पैसे लिए गए, वो एक अलग 45 मिलियन पाउंड, वो 45 में तो आगे बेची गई ना, फिर 42.5 में ली गई, 45 में वो दूसरी कहानी एपिसोड उसकी चलती है। लेकिन वो उन्हीं के ऊपर है ना कि जिनके ऊपर आजकल मजहर अब्बास जो है डॉन वगैरह वो बड़ी खबरें दे रहे हैं, स्टोरियां दे रही हैं। नहीं, मसला सिर्फ ये है मुबशर साहब कि 93 से लेकर वही सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो प्लंडरिंग मनी, इलीगल गॉटन मनी, ये एसेट्स बाहर जा रहे हैं। और अब मसला जो मुबशर साहब, ये मामला पाकिस्तान का नहीं रहा, ये हमें नाजरीन को आप इससे बेहतर जानते हैं, ये मामला अब इंटरनेशनली हो गया है। इससे मुल्कों की मईशत, इसमें हुकूमतें और दुनिया भर के जो मुल्क हैं उनकी मईशत को जिस तरीके से चोक किया गया है, जिस तरह साइफन किया गया इन हुक्मरानों ने, अब ये मामला इंटरनेशनल एक एजेंडे का मैं समझता हूं हिस्सा बन चुका है। और इसके ऊपर अमेरिका का 3 दिन पहले जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत आई ओपनर है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, कि ये ऑफशोर कंपनियां, ये लूटमार, ये करप्शन, जिस तरह हुक्मरान अपनी आवाम को लूट के ले जाते हैं और बाहर ये सेफ हेवन में रखते हैं जाके, इनके ऊपर उन्होंने कहा कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरी बात जो उन्होंने की, इसका मतलब ये है कि ये जो भी है इसमें फिक्स होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पूछा गया कि जो मामला है वो अब अवाम ने फैसला करना है। ये तो आप देखें ना, 1 मिनट, ये 3 दिन पुरानी खबर हो गई, ये हम दे चुके हैं। मैं आपको एक नई खबर देता हूं कि मियां नवाज और आसिफ अली जरदारी साहब की 5 मुलाकातें हुई हैं लंदन में, और उन मुलाकातों को करने के लिए मियां साहब ने क्या किया कि अपना घर छोड़ दिया, अपने सारे अपार्टमेंट छोड़ दिए और चर्चिल होटल हायत में जाके शिफ्ट हो गए, कमरा नंबर 824 में, और वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए। 9वीं फ्लोर पे आसिफ जरदारी साहब थे, इसलिए जितनी बारी उनकी मुलाकातें हुई वो किसी को पता नहीं चली। एक मुलाकात उनकी जो पता चली वो ये है कि होटल से बैक साइड से निकले हैं और एक रेंज रोवर में बैठे हैं दोनों, और उसके बाद एक गोरा ड्राइवर उसको चला रहा था, और वो कई घंटे, यानी को 2.5 या 3 घंटे सड़कों पे सैर करते रहे हैं, और वो मीटिंग जो है गाड़ी के अंदर जारी रही है। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ आए हैं, बड़े तसल्ली में थे, बड़े खुश थे। उन्होंने फ़ौरन अपने अहबाब को जमा किया और हैरड्स में चले गए, जहाँ पे वो शॉपिंग करते रहे हैं, जो मुख्तलिफ तस्वीर आप ट्विटर वगैरह के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप देख भी चुके हैं। क्यों जी? बशीर साहब, आपने जो बात की, मैं जो कमरा नंबर है थोड़ा सा जो मैं जाऊँ, कमरा बेसिकली 823 और 825 जो है ना, 2 बुक करवाए गए थे जहाँ पे वो मियां साहब गए थे, बिल्कुल 8वीं मंजिल पे थे। 824 में एक स्विस आदमी के नाम पे था जहाँ पे ठहरे हैं। नहीं, वो रहता भी है सर, मेरी वो विटनेस भी है, वो इनका जो है वो इनका बैंकर नवाज भी है, शरीफ साहब से मुलाकात भी है, बैंकर भी है, और वो यूबीएस बैंक का बैंकर है। और उसने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब ये वहां पे गए थे, अब ये मुझे देखें कि जो चर्चिल होटल है, उस आप तो जाते रहे, उसके पीछे से बैक साइड पे जो शटर है, चर्चिल होटल में एक बड़ी अच्छी चीज है, हाँ जी, जो चर्चिल होटल का बार की आउटसाइड है ना, हाँ जी, वहां पे स्मोकिंग अलाउड है। तो होटल के अंदर स्मोकिंग अलाउड होना तो ये बड़ी एक नेमत है बरतानिया में और अमेरिका में। पाकिस्तानी जो लोग हैं जो सिगार भी पीते हैं, उनका ही ऑनर, तो उन्होंने अपना कुछ, वहां पे शीशा भी है। अच्छा, अब बशीर साहब पीछे जब जाते हैं, मेटल का गेट लगा है, वहां पे ये पीछे से गए हैं, लिफ्ट में बैठ के ऊपर सीधे 8वें फ्लोर पे गए, और 922 नंबर जरदारी साहब का कमरा था, वहां पे जिस तरह आपने बताया बिल्कुल फिर ये निकले हैं कि किस तरीके से ये उनको चीट कर रहे हैं। यानी ये बाद में जारी की जा रही मीडिया को तस्वीरें कि वो जो क्लिनिक में चेकअप करा रहे हैं, लेकिन ये सारा मामला जो मीटिंग्स, जिस तरह आपने बताया कि 2 मीटिंग तो मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक बात है कि 2 मीटिंग्स तो इनकी हुई। और फिर अगली बात सुन ले कि चौधरी निसार साहब गए हैं उसी चर्चिल होटल में,
और ये एक और डील जो अगली मैं उसकी बता दूं, और फवाद हसन फवाद साहब उस मीटिंग में शामिल फवाद को तो बुलाया गया, वहां पे बुलाया गया है। टैक्स, अच्छा देखें हो क्या रहा है, टैक्स पेयर लोटन एयरपोर्ट के ऊपर जहाज 4-5 दिन से खड़ा हुआ है, घंटों के हिसाब से हम $10,000 पर आवर के हिसाब से गल्फ स्ट्रीम 450 जो है मियाँ साहब ने उसको लीज किया हुआ है। और आपको ये टीका लग रहा है, कोई बात नहीं, आप डिजर्व करते हैं। अच्छा, आप तो घर काम में क्या हो बैठे रहा है, मुझे मुबशर साहब ये कौम को बताना चाहिए, क्या पाकिस्तान का या मुल्क का वहां पे काम हो रहा है? हैं। ये पैंचर लग किस रहे हैं कौम वहां की पे? बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो सोई हुई पाकिस्तानी है। कौम को तो सब पता है, नहीं, लेकिन अगर वो सोना चाहते हैं तो आप क्यों उनको जगा रहे हैं? सोने दें, क्यों देखिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं? उन्होंने सोना है तो जो हमारा काम है उनको अवेयर आप करना। जितनी बातें कर रहे हैं इससे कोई और मुल्क की कौम जाग जाएगी। जागी और सर, वो अपने- 1.5 लाख हाँ। बरतानिया में 1.5 लाख लोग आए आइसलैंड के सामने, आपके सामने। चाइना ने, हमारे पड़ोसी मुल्क ने इसके ऊपर प्रोब शुरू कर दिया है, भारत ने शुरू कर दिया है। सिर्फ बीच में 93 से लेकर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं, आज तक ये सारे मामला जो हैं ये उस वक्त से चल रहे हैं और आज तक उसी तरह सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात है यहाँ पे कि फवाद हसन फवाद की बात की असद खरल ने, मैं आपको बताऊँ, हसन फवाद सीनियरिटी के लिहाज से 150 सीनियर अफसरों में भी नहीं आते, यानी पहले 150 ऑफिसर्स की लिस्ट में वो सीनियरिटी में नहीं है, मगर नवाज शरीफ की मेहरबानी से वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए और हकीकत में ये किक बैक और कमीशन सेक्रेटरी हैं। पोर्ट कासिम अथॉरिटी पर सैफर रहमान की डील हो या कतर में कतरी कंपनी और चाइना के दरमियान पोर्ट कासिम प्रोजेक्ट की मीटिंग्स, ये सब कुछ फवाद हसन फवाद ही करवाते हैं और किस प्रोजेक्ट में कितने शेयर्स दिए जाएं इसका तयन भी वही करते हैं। यही नहीं, जब हुकूमत पर LNG और दीगर माहिदों में किक बैक्स और कमीशन के इल्ज़ाम लगते हैं तो हुकूमत का तर्जुमान बनकर सफाइयाँ देने ये खुद ही आते हैं मौसूफ। फवाद हसन फवाद की करप्शन सबके सामने आया है। कभी वो अपने दोस्त जहांगीर सिद्दीकी के साथ मिलकर स्टॉक एक्सचेंज को मुतासर करते हैं, कभी दीगर अफसरान के साथ मिलकर सैलाब के लिए आने वाली दवाइयों में करप्शन, या फिर नैब में स्प्रिंट एनर्जी लिमिटेड मामला तो सबको पता ही है। हर जगह फवाद हसन फवाद ही हैं, मगर ना तो कोई इदारा उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, ना ही वो अपनी जगह से हटते हैं, क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ के ख़ास आदमी हैं। पैनामा लीक्स के बाद जब वज़ीर आज़म लंदन रवाना हुए तो फवाद हसन फवाद भी तमाम फाइलें उठा के लंदन हो गए और ऐसा लगता है लंदन पाकिस्तान का डी फैक्टो दारुल हुकूमत बन गया है। लेकिन फवाद हसन फवाद के पर करप्शन इल्ज़ामात की जो लिस्ट है वो बेइंतहा लंबी है, चाहे वो जहांगीर सिद्दीकी के साथ उनके ताल्लुकात हों या स्प्रिंट एनर्जी में जो नैब के 2007 में एक स्कैम था और यानी वो कंपनी के बिहाफ पे मुआहदे भी करते थे, वो ज़मीनें भी ख़रीदते थे, फिर उन्होंने CNG के लिए ली गई ज़मीन का मुआहदा 15 साल के लिए किया और ये अपनी नौकरी से सरकारी तौर पे छुट्टी लेके किया। फिर FIA की रिपोर्ट में जो आगरा स्कैंडल के रेफरेंस में सामने आई उसके मुताबिक उन पर FIRs भी दर्ज हुई। नैब की तहकीकात के मुताबिक 460 CNG स्टेशन के लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें 47 की जगह तब्दील की गई, सारों को गैर कानूनी तौर पे। फवाद हसन फवाद जो हैं ये बहुत एक पहुँचे हुए कमाल के इंसान हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये यानी एक बदनाम ज़माना पुलिस अफसर शाहिद हयात की पुष्पनाई करते रहे और शाहिद हयात को अभी भी ये इनकी कोशिश यही है, अगर ये लंदन ना जाते तो ये इनकी काफ़ी कोशिश थी कि किसी तरह शाहिद हयात वापस FIA के डायरेक्टर के तौर पर रीइंस्टेट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे कमाइयाँ लगी हुई हैं सबकी, वहाँ पे दौड़ें लगी हुई हैं। लेकिन जब इमरान शेख को गिरफ़्तार किया गया तो उसने जहाँ बहुत से अपना भांडे फोड़े हैं वहाँ उसने फवाद हसन फवाद के मुतल्लिक भी बहुत कुछ बताया और एक सहाफ़ी के मुतल्लिक जो बकौल इमरान शेख के टाउट के तौर पे काम करता है। कौन है वो लोग? एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। छोटू गैंग जो है इसके बड़े मसाइल हैं और गुलाम रसूल और छोटू सरदार गोरचानी का गनमैन हुआ करता था और जो कि अब मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। जनूबी पंजाब में वडेरे डकैतों की पुष्पनाई करते हैं और अपने मुखालफिन को डराने धमकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये वहाँ पर लोगों को अगवा करता था, जानवर उठाता था, चोरी चकारी में भी मुलविस होता था और यही सरदार लोग दे दिलाकर सौदेबाजी करवाते थे। इसी दौरान उसने इलाके में एक मकामी डाकू बाबा रंग के गैंग के साथ मिल गया और फिर अगवा बराए तावान, डकैती, कत्ल इन वारदातों में शामिल हो गया और मशहूर डाकू बन गया। 2004 में पंजाब पुलिस ने छोटू को इश्तिहारी करार दे दिया। राजनपुर में कच्चा जमाल, कच्चा मोरू, कच्चा शाह वली के इलाके में कोई 30 किलोमीटर का इलाका छोटू के ज़ेर असर रहा। यह इलाका दरियाई सिंध के छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। इसके दोनों अतराफ
1 किलोमीटर दरियाई पानी और ये 9 किलोमीटर लंबा 4 किलोमीटर चौड़ा जजीरा है। 2005 में छोटू ने अपने गैंग के साथ मिलकर इंडस हाईवे पे काम करने वाले 12 चीनी इंजीनियर्स को अगवा कर लिया। ये 2005 का बता रहा हूँ आपको। और पुलिस से अपने मुतालबात मनवाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया। और यानी अब हालत यह है कि छोटू गैंग जो है इसका आज से नहीं, इसका पता नहीं कब से लोगों को पता है। और 2005 में तो इससे ऑफिशियली नेगोशिएट किया था पंजाब हुकूमत ने इसको, चीनी जो अगवा किए थे उनको वापस लेने के लिए। आपको इसी प्रोग्राम में मैंने को 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले तफसीलात दी थी या किस तरह पंजाब पुलिस रॉकेट लॉन्चर्स गैर कानूनी तौर पे ख़रीद रही थी बलूचिस्तान की सरहद पे और वो पकड़े गए। और जब आर्मी ने उन रॉकेट लॉन्चर्स को पकड़ा तो DIG पुलिस एंड IG जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने माना कि ये हम लोग ला रहे थे और ये हम गैंग्स को देते हैं जो उन लोगों से जाकर लड़ते हैं जिनसे हम लोग नहीं लड़ सकते। हमारी तो वो ट्रेनिंग ही नहीं है कि हम रॉकेट लॉन्चर्स को भी दाग सकें, ये कर सकें। आज छोटू गैंग जो है वो उसका पता चल रहा है कि उसकी पुष्पनाही बड़े लोग कर रहे हैं। हो सकता है मुश्ताक सुखेरा जो IG पंजाब है वो खुद इस वक्त भालपुर में मौजूद है, वो उसकी पुष्पनाही कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी DPOs और RPOs जो हैं वो मुश्ताक सुखेरा के फैसलों से बड़े नाला नज़र आते हैं। उनके बकौल ये पकड़ने की जगह उसको छोड़ने की साजिश की जा रही है। इसमें कितनी सदाकत है? मुबशर साहब ये बिल्कुल 100% है और इसकी 2-3 जो है ना प्रैक्टिकली मैं आपको वजह बता देता हूँ। आपके सामने अपेक्स कमेटी के फैसले के बावजूद क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा था कि ये पुलिस को ये था, छोटू ने मैसेज भी कन्वे किया था कि परवेज़ गुरचानी जिस तरह बताया डिप्टी स्पीकर हैं उसके जो शेर अली गुरचानी हैं, उनके वालिद परवेज़ गुरचानी जो गनमैन का आपका हवाला दे, और आतफ मुजारी MPA, और ये बाकायदा PTA की MPA ने ये 2015 के अवाइल में नवंबर और अक्टूबर में ये शहबाज शरीफ को लिखा। ये सारी चीज़ें अपेक्स कमेटी में 26 नवंबर 2015 को डिस्कस हो चुकी हैं सारी, जो आज हमें सूरत हाल देखनी पड़ रही। ये क्यों डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि छोटू ने कहा कि भाई आपने मुझे बनाया, आपसे मैं सारा पैसे आप हिस्सा लेते रहे हैं, जो बंदों को मैं उठाता था उसमें पूरा आपका हिस्सा था। पुलिस जो है वो आपकी वजह से मुझे प्रोटोकॉल देती थी। इवन के पुलिस के लोग जो पहले भी ऑपरेशन हुआ था किसके खिलाफ, ये पुलिस के लोग उठा के ले गया और पुलिस ने इनके उठा लिए। बीच में एक जो रुकने असेंबली नून लीग के पड़े, उन्होंने इनके बंदे भी छोड़े, क्रिमिनल छुड़वाए, और पुलिस के बंदे छुड़वाने के लिए पुलिस ने पता नहीं दिए, सरकार से पैसे दिए या किससे उन्होंने को बत्था लेके वो दे के वो बंदे लाए। अभी भी आपके सामने ये फौज और रेंजर को क्यों नहीं वहां, ये सारे सिनेरियो को इनको पता था, आगे उनको क्यों नहीं, राणा साहब क्यों बढ़ के मार रहे थे? कोई नोगो एरिया नहीं, कोई रेंजर की जरूरत नहीं है, आर्मी की जरूरत नहीं है, क्यों बुलाया फिर भाई? ना बुलाते आप, करें ना, आप ताव मूछों को देते थे और कहते थे नहीं है, अब लीड करें, उसको कमांड करें। अच्छा, इधर से बैठ के झूठी रिपोर्टें बना के इन्होंने डांग टपाव पॉलिसी चलाते रहे। अब मुबशर साहब उसने यही मैसेज दिया है कि अगर अब पुलिस को यह खर्चा कि अगर वो जिंदा पकड़ा गया तो सारे सहूलतकार जो उजैर बलोच और डॉक्टर आसम पंजाब से भी निकल आएंगे। अब ये पुलिस की ये कोशिश थी, अब चूंकि मामला ये पूरा जागनसाई हो रही थी, फिर इन्होंने फौज और आर्मी को रेंजर को बुला तो लिया है, लेकिन इनकी कोशिश ये है किसी तरीके से, क्योंकि इनके पास सारे इनके राब्ते, इनके रुकने, और कुछ लोग पकड़े भी हैं। अच्छा, मेरी इत्तला एक मिनट, मेरी इत्तला है अनकन्फर्म्ड है कि छोटू जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में फरार हो चुका है। देखिए मुबशर साहब, इन्होंने तो टनल बनाई हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय बकायदा जो मुख्तलिफ बुक्स लिखी हुई हैं उसमें, बल्कि भारत के हवाले से आ चुका है कि TTP की जो बेसिकली ये है ना बैटल ग्राउंड है, ये TTP जो है उसको सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और वो जो है उसकी जो फैसिलिटेटर कौन आगे बन रही है, फिर पंजाब हुकूमत बन रही है। ये सारे यहाँ जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना बलूचिस्तान सिंध के हवाले से, और ये जो पंजाब, ये बेसिकली ये कुछ ट्राई बॉर्डर एरिया है, तो इसका जो फरार, इसका मतलब यह है कि छोटू अगर जिंदा पकड़ा गया तो आपके पंजाब के बहुत से हुकूमत में जो लोग हैं वो मर जाएंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए ये सारा कुछ उनकी सरपरस्ती में हो रहा है, ये तो प्रैक्टिकली आपको नजर आ रही है ना अब, और इसी वजह से ये चाह रहे हैं किसी तरीके से भी कि वो जिंदा ना पकड़ा जाए। और उसने हालांकि फौज को, मैं समझता हूं कि अगर फौज की अल्लाह क़यादत भी इसको, उसने ये कहा है कि फौज के आगे, रेंजर के आगे मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। अब मामला ये है कि इस चीज़ को इतना उलझाया जा रहा है क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट ज़्यादा तादाद में है वो पुलिस की है, 2000 के करीब वो है, फिर उसके बाद CTT तो हमें वहां पे नजर नहीं, सिंध पुलिस से भी ऑफर कर दी हुई अपनी वहां पे। अच्छा, और फिर पुलिस के बंदे भी उन्होंने उठाए, और फिर जिस तरह वायरलेस सेट, ये क्या इनको नहीं पता था जो छीन के ले गए थे वायरलेस सेट, और सारी कम्युनिकेशन वो कर रहा था, ये इनकी सारी आपस में जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो कर रहा था, इससे तो पता चल रहा है जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे छोटू गैंग के साथ और लोग मिले हुए हैं, क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल ही मिलता है। फवाद हसन फवाद के देहात मिले हुए थे और हैं, शायद देहात काफ़ी लोगों की पुष्पनाही के ऊपर वो करते आ रहे थे पिछले कई साल से सिंध के अंदर
कि जो उन्होंने किया। अभी मैं 2 दिन के लिए कराची गया और मेरी वहाँ पे बड़े मुख्तलिफ ट्रेडर्स से, स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स से और लोगों से मुलाकातें हुई और सब ने आके जो है ना, किसी ने मेरे हाथ चूमे, किसी ने कुछ किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने एक बहुत करप्ट ऑफिसर की निशानदेही करके, जिसने हमारा जीना दो भर किया हुआ था, वो हमसे यानी ब्लैकमेल करके हमसे भत्ते लेता था, ये करता था, हमें खामखा में महीना देना पड़ता था और उसका कहना यह था कि जनाब फ़लाँ मेरी बैग पे, फ़लाँ मेरी बैग पे, फ़लाँ मेरी बैग पे है, और हमारे से उसकी जान छुड़ाई। अब उनको डर ये पड़ गया कि उसने ये बयान दिलवाया कि जी मैं 15 दिन के लिए छुट्टी पे हूँ अपनी वालदा के इलाज के लिए। उसकी वालदा को जब पता चला तो उन्होंने एहतजाज किया इस बात पे। उन्होंने कहा वैसे तो मुझे कभी मिलने नहीं आया, तो अब मेरे नाम पे छुट्टियां क्यों ले रहा है? एक्चुअली उसने उनके नाम पे छुट्टियां नहीं ली हैं। ये सारा तासुर गलत है, लेकिन 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। असल प्रॉब्लम हुई जब इमरान शेख को अरेस्ट किया गया। और जब इमरान शेख को अरेस्ट किया गया तो उसकी गाड़ी के अंदर से मुख्तलिफ चीज़ें निकली। आब ज़मज़म की बोतलें भी निकली, तस्बीह और जानमाज़ें और शराब की बोतलें, पैसे और काफ़ी ख़वातीन की तस्वीर वगैरह। यानी हर एक को वो हर वक्त रिश्वत देने के लिए तैयार होता था। जहाँ पे जाता था, मौका महल की मुनासबत से इमरान शेख जो है अगले को रिश्वत दे देता था। अगर वो उसको नमाजी टाइप आदमी लगा, उसने उसको जानमाज़ दे दी कि ये मैं वहाँ से लेके आया हूँ जी, आपके लिए है। इसने हिरासत के दौरान पूरी साइंस जिसके तहत शाहिद हयात उसको लीड करते थे और किस तरह लोगों को ज़बरदस्ती उनको बंद किया जाता था, उनके पर्चे काटे जाते थे और उनको हरासा किया जाता था, वो सारी उसने एक्सप्लेन की। और इसको छोड़ना इसलिए पड़ा कि दौरान हिरासत इसको 3 दिन के अंदर अंदर 3 दफ़ा अस्थमा का दौरा पड़ा। इसको जब अस्थमा का दौरा पड़ा और ये बिल्कुल इसकी हालत गैर हो गई, तो फिर इसको इस वादे पे छोड़ा गया कि जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। लेकिन वो फ़ौरन उसको भगाया गया यहाँ से और उसको दुबई ले जाया गया। इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं और वो क्यों नहीं चाहती कि इमरान शेख जो है सामने आए? इमरान शेख के सामने आने से या उसके एक बयाली बयान से कौन कौन पछता है? शाहिद हयात के मुतालिक तो उसने बहुत कुछ कहा और वो तो अब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ गया। कुछ और लोगों के बारे में भी उसने बताया और उसने यानी ये भी बताया कि दौरान हिरासत के जब हम बासर अफराद को तहाइफ दिया करते थे, तहाइफ की मुख्तलिफ नौयतें हैं, किसी को पैसे दिया करते थे, किसी को हीरे की यानी डायमंड स्टडेड रिस्ट वॉचेस दिया करते थे, किसी को कुछ दिया करते थे और फिर आखिर में यानी बैरून मुल्क ले जाके उनको 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार होटल्स में अय्याशियाँ करवाते थे। वो अय्याशियाँ किन किन लोगों को करवाते थे अगर मैं अभी बताऊँ तो सारों के कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। उसके पास से 148 गीगाबाइट का डेटा बेस मिला है। इमरान शेख के पास से 148 गीगाबाइट का डेटाबेस मिला है जिसमें FIA, नैब, पुलिस और अदलिया और सफारतकारों, ब्यूरोक्रेसी और उनके बीवी बच्चे और पता नहीं किस किस के बारे में उसने तफसीलात रखी थी। शाहिद हयात जो है इस समुंदर के गोताखोर थे, वो डाइवर थे इस समुंदर के, जिनकी इंतहाई शर्मनाक दास्तानें जो हैं उनकी खुद साख्ता ये जो ईमानदारी है उसके बहुत से पोल खोलती हैं। एक ख़ास अखबार जो अब अपनी इफादियत खो बैठा है वो इनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट इशू करता रहा और एक ही उसमें जर्नलिस्ट है जिसने ऐसा किया। लेकिन जब शाहिद शेख जो हैं अभी बरतरफ हुए और उनको हटाया गया तो बड़े हाथ पैर मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बड़े लोगों के घरों के बाहर जो है लोग बैठे हुए हैं, कहीं पे टोकरे जा रहे हैं मिठाइयों के, कहीं पे बकरे की रानें जा रही हैं। लेकिन इस जाली ईमानदार के लिए इस वक्त कोई शरीफ आदमी खड़ा होने को तैयार नहीं है। शाहिद हयात कौन सी ऐसी उसके हाथ में गिद्दड़ सिंगी के बड़े बड़े लोग उसके लिए पड़े? देखिए मुबशिर साहब, जिस तरह आपने बताया ना, इसने बाकायदा उन नैब के अफसरों को भी बताया, इसने ये भी बताया कि हम मीडिया मैनेजमेंट कैसे करते थे। यानी जो पीछे मेरा ग्रुप था, जो मेरे बॉसेस थे, उनके बिहाफ पे किस इमरान शेख की बात करें। किसी को इश्तहारों के तरीके से मुंह हम बंद कराते थे, मीडिया आउटलेट्स के हमारे बारे में कोई रिपोर्ट आती थी और किस तरीके से जो आपने हवाला दिया। शाहिद हयात के हवाले से मैं बता दूं बशीर साहब, अब ये काम जो कि हमारे इदारों ने करना था, FIA और नैब ने, वो तो खुद इसमें गंद में पड़ गए, मुलव्वस हो गए जिस तरह आप बता रहे हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वो तर्जमान बन के वो इस तरह की सिविल ब्यूरोक्रेसी जो धब्बा है उनके ऊपर, जो ब्यूरोक्रेट्स की हम बात सुनते हैं तो वो कहते हैं हमें शर्म आती है कि ये किस तरह के लोग हैं, कैसा कैरियर है इन लोगों का कि ये बैठ के जो है एक पॉलिटिकल उनके जो सियासी तर्जमान की तरह पे ब्यूरोक्रेट बिहेव कभी भी नहीं करता जो ब्यूरोक्रेट होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुशर्रफ साहब नया काम हमने क्या शुरू किया है, जिस तरह ये दुनिया भर में नेटवर्क काम कर रहा है, आपको हमें खरा सच को हमें ये चीज़ें भेज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ साहब मुझे याद नहीं अभी रही, आज लिस्ट में लेके आता 6 DIGs
आपके सिंध पुलिस के शाहिद अयार समेत और इस तरह जो ब्यूरोक्रेट हैं, इनके बारे में अब हमने अपना डाटा कंपाइल, अपना प्रोफाइलिंग शुरू कर दी इनके एसेट्स जो हैं वहाँ पे जो महकमों में जमा कराए हैं, लेकिन एक्चुअल इनकी जो प्रॉपर्टीज़ किस तरह हैं कि जो पिंडी में बड़ा प्लाजा खड़ा हुआ जो फवाद हसन फवाद है, अब ये नई गेम जो चलाने प्लाजा, मैंने तो सुना कि सबसे बड़ा प्लाजा है वो, बड़ा प्लाजा है और बड़ा ऊपर 85,000 पता नहीं पर स्क्वायर फुट है, फिर 95,000, फिर बड़ा उसका ऐसे है और फिर एक बैंक है और उसमें बैंक देखे कैसे ये पूरी गेम प्लान, इंस्टीट्यूशनल करप्शन किस तरह करते हैं। एक बंदा लगाया गया वहां पे, एक बंदे को बैंक करप्ट कराया गया, फिर उसको फोर्स किया गया कि यहां से भागो, वो नहीं भाग रहा था, फिर वहां पे जो बंदा था कलेक्टर उसको तब्दील कराया, फिर भगा के वो कैप्चर किस तरह किया गया, गिफ्ट किस तरह दिए जा रहे हैं, ये देखें ना मॉडस ऑपरेंडी सरकारी वसाइल का। फिर प्लाजा खड़ा हो गया। अब मुबशर साहब हमने जो परफार्मा बनाया है उसमें ये सारों के वो खरा सच में इंशाल्लाह इधर भी दिखाएंगे कि इनके एक्चुअल एसेट्स क्या हैं और जो इनकी बीवी के, बच्चों के, ड्राइवरों के नाम पे और जो कहानियां ये समझते हैं ना कि ये इन्वेस्टिगेटर, अब इनसे ज्यादा अब कौम जाग रही है, लोग जाग रहे हैं। हमने वो जो परफार्मा बनाया उस पर लोग हमें चीज़ें भिजवा रहे हैं और इनके बारे में हम बताएंगे कि ये जो डिफरेंस है इसके ऊपर अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इन्होंने जो नहीं कर सकते, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, विल नहीं है और ये खुद करप्ट हैं चूंकि, लेकिन अब कौम के सामने हम लाएंगे कि ये जो एसेट गोशवारे जो दे रहे हैं एक्चुअली इनका कितने अरब रुपए का। असद करल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ कल सुबह एक रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं डॉक्टर्स की कि अगर उनको वो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मैं आपको एडवांस से बता रहा था मियां साहब आपकी रिपोर्ट ठीक है, आपको कुछ हुआ ही नहीं, आप जिन वजूहत से गए थे वो दूसरी वजूहत थी, आप तो खुद अपने दिमाग पे, अपने सर पे आपने इस बीमारी को हावी कर लिया जो कि थी नहीं सिरे से। लेकिन एक और बात तयशुदा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत दरारें पड़ चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून जो है अब मज़ीद ज़्यादा देर अपने इस मुजस्मे को अपनी टांगों के ऊपर खड़ा नहीं रख सकती है। उसकी वजह यह कि 85 से ज़्यादा MNAs जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ जमातों से, ख़ास तौर पे PTI से रब्ते करने शुरू कर दिए हैं और जो है उनमें अगर उनको आज यकीन हो कि वहाँ पे उनको ले लिया जाएगा या उनको किसी न किसी किस्म की बैक मिलेगी तो मुस्लिम लीग नून का जो हाउस है वो काफ़ी जो है खाली होने की कभी इम्कानात हैं। और हालत ये हो गई है कि कोरम ना पूरा होने के बावजूद जो लेजिस्लेशन है उसको किया जा रहा है, ज़बरदस्ती बुलडोज़ किया जा रहा है जो कि इंतहाई गैर आइनी है। जब आखिरी अपने हजकोले लेता है मरीज़ तो उस वक्त तो बड़ा सेहतमंद होता है, वो रात को आप देखते हैं, आप कहते हैं आज तो तबीयत बड़ी अच्छी, सुबह आप जाते हैं तो वो नर्स कहती है पता नहीं क्यों होया, बस मरीज़ गुजर गया राती। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में मरीज़ जो है वो आप सबको और हम सबको धोखा देने वाला है, क्योंकि अब विद इन मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और उनको लग रहा है कि अब वो बन सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा कल आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।